Right, G. So the recording has started, and we're doing February March 17, 2017, and the variant is 32. एक ही variant होता है मार्च में, तो we're gonna do this paper. Uh, बाकी वीडियोस भी आप लोग देखिएगा जो बच्चे देख रहे हैं, so make sure you get used to it. Right, जी इंशाल्लाह, let's make a start. पहले क्वेश्चन को, what might help achieve economic efficiency? बहुत आसान क्वेश्चन है, तसल्ली से इसको आप देखें. B. B. Government subsidies. In case of merit goods, in case of external benefits, तो हम subsidies दे के under allocation वगैरह दूर कर सकते हैं, तो this is the way to go. Well done. Number two, G, in 2015, a company electrified the main railway line between two cities in order to decrease the journey time. The work was noisy, expensive, and took a long time. What would be likely outcome of this project? तसल्ली से देखिएगा इंशाल्लाह. Inshallah, you need more time. इससे इसमें प्राइवेट कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिर साथ एक्सटर्नल कॉस्ट भी बढ़ेंगी नॉइस की वजह से, लेकिन वहाँ पे दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं है. सिर्फ सी है जिसमें प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा हो रहे हैं, प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा हो रही है. कौन सी ऑप्शन ले रहे हो? सिर्फ सी ही ले रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं बढ़ेंगी जब नॉइस. हाँ, लेकिन उसने ऑप्शन नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गो वेरी स्लोली. कंपनी ने इलेक्ट्रीफाई किया मेन रेलवे लाइन को बिटवीन टू सिटीज इन ऑर्डर टू डिक्रीज द जर्नी टाइम. जर्नी टाइम कम होना एक प्राइवेट बेनिफिट है. किसको मिलता है? कंज्यूमर को, जो ट्रैवल करेगा उस रेलवे लाइन पे ऑन द ट्रेन, तो उसको प्राइवेट बेनिफिट मिलता है, रिसीव्ड बाय कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वर्क वॉज नॉइजी, एक्सटर्नल कॉस्ट है. एक्सपेंसिव, प्राइवेट कॉस्ट है. टुक अ लॉन्ग टाइम, ये भी प्राइवेट कॉस्ट है. तो प्राइवेट एक्सटर्नल कॉस्ट है, तो उसने एक्सटर्नल कॉस्ट की ऑप्शंस गलत दी हुई हैं, डिक्रीज दी हुई हैं. ऑप्शन सी हमें लेनी पड़ेगी. प्राइवेट बेनिफिट क्यों इंक्रीज हुआ? जर्नी टाइम कम हुआ, जल्दी पहुंच जाओगे, टाइम बचेगा कंज्यूमर्स का. प्राइवेट कॉस्ट क्यों इंक्रीज हुई? महंगा काम है. क्लियर हो गया मेरा बेटा? प्रोड्यूसर्स का एक्सपेंस बढ़ रहा है. तो दिस इज हाउ दे डिजाइन देम. तो अच्छा, जब मैं आंसर कर लूंगा आप जरा बंद कर दिया करो अपना माइक, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में सम टाइम ग्लिच आ रहा होता है. Which measure is specifically designed to reduce divergences between private and social costs? सर डी. D. Introduction of bus only lanes in city center. थोड़ा सा और बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ. Private costs are paid by first and second party producers and consumers of an economic activity. Social costs are private plus external cost. वो कहता है कौन से मेजर से प्राइवेट कॉस्ट में और सोशल कॉस्ट में डाइवर्जेंस डिफरेंस कम होगा? ऑफ कोर्स जब एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी. इक्वल पे लेजिस्लेशन सिर्फ इक्वालिटी लाता है, उसका एफिशिएंसी से कोई ताल्लुक नहीं.
मिनिमम वेज भी यही करता है. एबोलिशन ऑफ ट्यूशन फी, कहा जा सकता है कि मेरिट गुड को थोड़ा सा बेहतर कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल कॉस्ट को कम नहीं कर रहा. इंट्रोडक्शन ऑफ बस ओनली लेन्स इन सिटी सेंटर्स, उस केस में आपकी कंजेशन कम होगी, आपकी पोल्यूशन कम होगी, उसकी वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट कम हो जाएंगी, थर्ड पार्टीज पे हार्मफुल इफेक्ट कम हो जाएंगे. वेल डन अगेन इंशाल. व्हाट इज एन इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल? आराम से देख के बता दो. सर सी. सी, शाबाश. थोड़ा सा बेटे बाकी बच्चों के लिए बता रहा हूँ. इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर when business is able to reduce its average cost per unit of production through expansion. बिजनेस का अपना साइज बढ़ रहा है. जबकि एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर जब इंडस्ट्री का साइज बढ़ रहा है, उसके रिजल्ट में फर्म्स की एवरेज कॉस्ट कम हो रही है. एफिशिएंट लोकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्री बढ़ी हुई थी, बहुत अच्छे लोकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क उन्होंने बना दिए फर्म्स ने मिलकर, गवर्नमेंट ने, तो उनकी एफिशिएंसी में इजाफा हुआ. ये एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल है. रिजेक्टेड. इम्प्रूव्ड एक्सेस टू स्पेयर पार्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ, ये भी इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से हो रहा है. आसानी से आपको स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिल रहे हैं. एंसिलरी बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेस जो आपके लिए बेल्ट्स, ल्यूब्रिकेंट्स, कंपोनेंट्स बनाते हैं, आपके पास आ गए, तो अगेन ये भी एक्सटर्नल इकोनॉमी है. डी देखो, ट्रेनिंग ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एट अ कॉलेज फाइनेंस्ड बाय लोकल फर्म्स. अगेन लोकल फर्म्स ने इंडस्ट्री में एक कॉलेज बना दिया जहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेबर को दी जा रही है. अगेन एक्सटर्नल इकोनॉमी है. इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बेनिफिट ऑफ मूविंग इनटू एन इंडस्ट्री विच इज एक्सपैंडिंग, एवरेज कॉस्ट उससे कम हो रही है. सी क्या है जी? लोअर रिस्क फ्रॉम सप्लाइंग अ वाइडर रेंज ऑफ कस्टमर. इसको हम बोलते हैं रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज. लार्ज फर्म्स के पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत सारी मार्केट्स होती हैं, वेरियस मार्केट्स में वाइडर रेंज ऑफ कस्टमर्स को बेच रहे होते हैं, तो उनके डूबने का खतरा कम हो जाता है. मैं एक बार फिर बता दूं, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज ऑफ द फर्म इटसेल्फ, और उसके रिजल्ट में एवरेज कॉस्ट का कम होना. या बिजनेस में भी पढ़ते हो, इसके अंदर कई हैं जी. नंबर वन, इसको बोलते हैं टेक्निकल इकोनॉमीज. आप लेटेस्ट मशीनरी, इक्विपमेंट, फ्लो लाइन वगैरह, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर सकते हो, उससे आपकी एवरेज कॉस्ट कम. सेकेंडली, फिक्स कॉस्ट बढ़ती हैं लेकिन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम होती है, ये याद रखिएगा. सेकेंडली, आप फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े बिजनेस को बैंक्स आसानी से लो मार्कअप पे, थोड़े इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं बिकॉज दे वेरी सेफ पे बैक, और बैंक बहुत बड़ा लोन दे रहा है तो उनको डिस्काउंट दे रहे हैं. थर्ड इज जी आपकी ये डाइवर्सिफिकेशन वाली, ये जो रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज जो हम यहाँ पे देखी, firms which are large can supply to wide range of customers in various markets and they have a long range of products. तो एक प्रोडक्ट की डिमांड गिरी या एक मार्केट में डिमांड गिरी तो वो डूबेंगे नहीं, रिस्क बेयरिंग हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे. राइट. उसके बाद है जी मैनेजरियल इकोनॉमीज. आप अच्छे मैनेजर्स हायर कर सकते हो, एचआर, अकाउंटेंट्स, आपके मर्चेंट बैंकर्स, सारा कुछ, ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो. प्रोडक्शन में आप बहुत अच्छे ऑपरेशंस मैनेजर रखते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कम होती है. इसमें आखिरी है मार्केटिंग इकोनॉमी. इसके तीन एंगल्स हैं. एक तो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स पे स्प्रेड हो जाती है. दो बिजनेस थे, एक छोटा एक बड़ा. बड़े वाले ने लाख सेल्स की, 1 लाख रुपए की एड बना के, उसको पर सेल 1 रुपये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आई. दूसरे बिजनेस ने लाख रुपया स्पेंड किया था एड पे, लेकिन सिर्फ 10,000 सेल्स थी तो उसको 10 रुपए पड़ेगी. तो जितना बड़ा बिजनेस, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कम हो जाती है. इट स्प्रेड्स ओवर लार्जर अमाउंट ऑफ आउटपुट. फिर इसके अलावा ये अपने व्हीकल्स, जगरनॉट ट्रक्स, 20 व्हीलर्स वगैरह ले लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होती है, थर्ड पार्टी को प्रॉफिट नहीं देना पड़ता, सिर्फ किराया, सिर्फ अपना ड्राइवर को दो और पेट्रोल डालो और आपका काम हो गया. thirdly they can ये डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा बचता है इससे, ठीक है. और thirdly बल्क बाइंग डिस्काउंट्स लेते हैं, लार्ज अमाउंट में रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स वगैरह लेते हैं, तो उनकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है. सॉरी टू वेट, मेक यू वेट. इंशाल्लाह मैं चाहता था बाकी बच्चों को आ जाए. नंबर 5 देखिए, डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री. स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, तो परफेक्ट मार्केट की फर्म की बात हो रही है. व्हाट इज करेक्ट एनालिसिस ऑफ दिस पोजीशन? क्या हो रहा है बेटे?
So B. सुपर नॉर्मल, नंबर ऑफ फर्म्स इंडस्ट्री इन लॉन्ग रन इंक्रीज, बिल्कुल सही है। परफेक्ट मार्केट में एमसीएमआर की आउटपुट पे अगर आप देखो, ड्रॉ करो आउटपुट, तो एवरेज कॉस्ट नीचे है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, वो पूरा एरिया एक बन जाएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट का। लेकिन उसको देख के लॉन्ग रन में नई फर्म्स अट्रैक्ट होंगी, उनके आने से सप्लाई कब इंडस्ट्री के राइट पे शिफ्ट होगा, प्राइस नीचे आएगी। प्राइस ही डिमांड कब होता है परफेक्ट मार्केट की फर्म्स का, अब वो एवरेज कॉस्ट से टेंजेंट हो जाएगा, नीचे शिफ्ट होके एवरेज रेवेन्यू कर्व, और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी। वेल डन इंशाल्लाह। Number 6G, when a firm doubles its variable inputs, its fixed inputs are unchanged and output less than doubles. What does this illustrate? तसल्ली से करना, आसान क्वेश्चन है। Diminishing growth. Why not diseconomies of scale? Diseconomies of scale तो वो तब आते हैं ना जब बिजनेस का साइज इतना लार्ज हो जाता है कि उसके बाद जो से वो तो ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट है लॉन्ग रन का, जब आप सारी इनपुट्स बढ़ा रहे हो, लेबर कैपिटल सब कुछ, और तो आउटपुट जब कम बढ़ रही है। प्रोडक्शन स्केल को वो क्रॉस कर जाता है, वो एसआरईसी में आता है, लेकिन एलआरईसी में वो जब मिनिमम पॉइंट को जी, उसके क्रॉस बाद कर जो जाता आता है, बिल्कुल सही है। तो अगेन बच्चों, जब भी वो कहे वेरिएबल इनपुट्स बढ़ा रहे हैं, फिक्स्ड इनपुट्स अनचेंज, यानी कैपिटल चेंज नहीं करते, शॉर्ट रन की बात है, इसमें खाली रिटर्न्स आता है। अगर वो कहता है आउटपुट मोर देन डबल्स, तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अगर कहता है आउटपुट डबल्स, तो हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स। इस केस में आउटपुट लेस देन डबल्स, इनपुट्स डबल की थी, आउटपुट डबल भी नहीं हो उसकी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं था यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी यहाँ पे और मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगी, बिकॉज डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ गए। और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, तो ऑलवेज ऑफ स्केल रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन है, इसको याद रखिएगा। नंबर 7G, विच प्रैक्टिसेस वुड बी क्लासिफाइड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? So B. B, very good. Simply, बच्चों, price discrimination is when a firm charges different prices to customers in same or different markets without any difference in cost of production. अब इधर वो क्या कह रहे हैं, पहले चार्जिंग हायर रेल फेयर टू मीट द एडिशनल कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्क है, ये प्राइस डिफरेंशिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो हमारे पास नो नो दो ऑप्शंस बच गई, ए एंड बी। अलबत्ता चार्जिंग लो रिटर्न फ्लाइट फेयर्स फ्रॉम Kuala Lumpur to Hong Kong for passengers who stay overnight on a Saturday in Hong Kong, एग्जैक्ट सेम फ्लाइट है, लेकिन जो हांगकांग एक रात गुजार रहे हैं उनको सस्ती मिल रही है फ्लाइट, तो ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कॉस्ट में कोई फर्क नहीं, सर्विस में कोई फर्क नहीं। राइट जी, नंबर 8, to maximize total revenue up to which point should a monopolist increase output? Basic objective का question। So C. C, when marginal revenue is zero। इकोनॉमिक्स में जब भी मार्जिनल जीरो हो, टोटल्स मैक्सिमाइज हो जाते हैं, बीट रेवेन्यू, बीट प्रॉफिट, बीट प्रोडक्ट, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा मैं बता दूं, बच्चों को बार बार बताता रहता हूं ऑब्जेक्टिव्स का। MCMR प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, MCAR यानी मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिमांड कर्व को कट कर रहा हो, वो है एलोकेटिव एफिशिएंसी, मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर, क्योंकि डिमांड कर्व प्राइस ही होता है। फिर इसी तरह MCAC को कट कर रहा हो लोएस्ट पॉइंट पे, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। MR0 रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, जब हमने यहाँ पे देखा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जब जीरो पे आ जाता है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज्ड, वो प्राइस एंड आउटपुट हमारी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है। आउटपुट या सेल्स मैक्सिमाइजेशन, AC इज इक्वल टू AR, एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज रेवेन्यू को जहां टेंजेंट हो हम वहां पे जहां कट करें वहां पे करें, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है आउटपुट या सेल्स मैक्सिमाइजेशन का। अच्छा, एक आखिरी है जी गवर्नमेंट का, सॉरी सेकंड लास्ट गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, वो हमने कर लिया, MCAR एलोकेटिव एफिशिएंसी। MCAR कर्व को कट करें तो MC प्राइस के बराबर एलोकेटिव एफिशिएंसी। आखिरी है जी प्रॉफिट सेटिस्फिशिंग, जब फर्म सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट कमाना चाह रही है, ना मैक्सिमाइज करना चाह रही है और ना ही नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाह रही है, उस तो ACAR यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर चार्ज करेंगी प्राइस, और MCMR से नीचे चार्ज करेंगी। ये हो गए आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स। अगर नेक्स्ट टाइम को ग्राफ आया दोबारा बता दूंगा, ये बहुत कॉमन हर साल क्वेश्चन आता है। जी मेरा बेटा,
Number 10, a firm successfully engages in a policy of predatory pricing. What will happen to the prices charged by the firm in the short run and in the long run? मोनोपलीज करती हैं प्रेडिटरी प्राइसिंग। एक क्वेश्चन छोटा है। छूट गया है। Oh, sorry. Firm operating in perfect competition. Firm is operating in perfect competition. What will be the effect on firm's revenue if it increases its output by 5%? Perfectly elastic demand कब होता है, बस ये सोचो। इंशाल्लाह ये करके दिखा दूं। यस श्योर। बहुत सिंपल है, जब आप देखोगे तो आपको अंदाजा होगा कितना इजी था। इसमें ग्राफ बना दो। अब ये देखो मेरे बेटे, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स का परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होता है, जो AR, MR और प्राइस सारा कुछ होता है। इधर प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट और इधर आउटपुट। अब लेट्स से मैं वैल्यूज दे देता हूँ 10 और 100 यूनिट्स। पहली क्वांटिटी ये थी, ठीक है। 10 इंटू 100 1000 रेवेन्यू था। अब उन्होंने 5% क्वांटिटी बढ़ाई, यानी 105 की आउटपुट बनाई। अब रेवेन्यू कितना हो गया, 10 इंटू 105, ये टोटल इलाका ये 50 बन गया और टोटल 1000 प्लस 50 1050। जितने परसेंट आपने आउटपुट बढ़ाई थी उतने परसेंट रेवेन्यू बढ़ा। 50 इज 5% ऑफ 1000। तो जितना परसेंट आउटपुट बढ़ाएंगे उतना रेवेन्यू बढ़ेगा, जितने परसेंट आउटपुट कम करेंगे उतना रेवेन्यू गिरेगा। समझ आ गया इंशाल्लाह, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पे है। सर मैं वो ना MC और वो AC का भी बनाता साथ तो अच्छा अच्छा, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। अब समझ आ गई मेरा बेटा, कोई कंफ्यूजन? रेवेन्यू विल इंक्रीज बाय सर 5%। ऑप्शन बी, वेरी गुड। Number 10 जी, a firm successfully engages in a policy of predatory pricing. पहले तो सबके बेनिफिट के लिए बता दो, व्हाट इज प्रेडेटरी प्राइसिंग, क्या करना चाहती होती है मोनोपोली? सर आप आ रही हैं पूछने के बता पूछ रहा हूँ आपसे। सर प्रेडेटरी प्राइसिंग वो तब यूज होती है जब जो गवर्नमेंट होती है इंडस्ट्री की वो इंटेंशनली रिड्यूस करती है वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स की एक लॉस मेकिंग लेवल पे। हाँ। शॉक वो गुड वर्क, गुड वर्क। माइक जरा बंद कर लो, मैं समझा दूं बच्चों को। प्रेडिटर क्या होता है, शिकारी। अब मोनोपोली क्या करना चाह रही है, जो करंट कंपटीशन उसके खिलाफ खड़ा है मार्केट में, उनको बाहर निकालना चाह रही है। सो इट विल चार्ज फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, फ्यू मंथ्स, सच अ लो प्राइस कि शायद इसको लॉस भी करना पड़े। आइडिया क्या है, दूसरी फर्म सर्वाइव नहीं कर सकेंगी उस प्राइस पे, मुकाबला नहीं कर सकेंगी, एक एक करके छोड़ना शुरू हो जाएंगी। बाद में वो खुल खेलेगा मोनोपोली बन के, प्राइस बढ़ा देगा। तो कौन सी ऑप्शन आ गई इंशाल्लाह? सर सी दोबारा देखें, फॉल राइस, यस। प्राइसेस शॉर्ट रन में फॉल करेंगी और लॉन्ग रन में राइज करेंगी जी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें एक और बात करते हैं इंशाल्लाह। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन प्रेडेटरी प्राइसिंग एंड लिमिट प्राइसिंग? लिमिट प्राइसिंग लिमिट प्राइसिंग वो भी मोनोपोलीज करती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एम होता है। सर वो एंट्री के लिए होता है मेरे ख्याल से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माइक जरा बंद कर दो। प्रेडेटरी प्राइसिंग इज टू एलिमिनेट करंट कंपटीशन। करंट मार्केट्स में फर्म को निकालने के लिए इतनी लो प्राइस कर दो, लॉस करो,
कुछ अरसे के लिए बर्दाश्त करो, बाद में बहुत प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट कमा लूंगा, मोनोपोली बन जाऊंगा। लिमिट प्राइसिंग इज व्हेन यू चार्ज द हाईएस्ट प्राइस पॉसिबल या जस्ट इनफ प्राइस जिससे बाहर की फर्म्स अट्रैक्ट ना हो उस इंडस्ट्री में सेटअप होने के लिए, बैरियर टू एंट्री कायम रखने के लिए। गॉट इट? So let's move on to number 11. What will act as a barrier to collusion between firms? हमने कुछ क्लासेस पहले देखा था कब collusion कामयाब होती है कब नहीं, देख लो। सर जब डिमांड अनस्टेबल होती है तो ऑप्शन डी आएगी। एब्सोल्युटली ऑप्शन डी। थोड़ा सा एक बार फिर बच्चों को याद दिला दूं, कोल्यूजन ठीक है क्या होती है जब कुछ फर्म्स आपस में मिलके अंडरहैंड एग्रीमेंट्स कर लेती हैं प्राइसिंग के ऊपर, आउटपुट के ऊपर, कार्टेल का ये बिहेवियर है। इसके सक्सेसफुल होने के लिए क्या होना चाहिए? थोड़ी सी फर्म्स हो इंडस्ट्री में जिनका आपस में स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट हो, ओपन हो एक दूसरे से अपनी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में, प्रोडक्ट होमोजीनियस हो या सिमिलर हो, यूनिकनेस ना हो उनमें, ताकि सब हैप्पी हों उस प्राइस एंड आउटपुट पे। गवर्नमेंट की जो एंटी ट्रस्ट बॉडीज़ हैं, ये जो वॉच डॉग एजेंसीज हैं, FIA वगैरह, FBI वगैरह, NAB वगैरह, उनका खौफ कम हो, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन स्टेबल हों, बैरियर्स टू एंट्री हाई हों। कब नाकाम हो गया ये? जब आपस में स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं इंडस्ट्री में, कब कंक्लूजन कामयाब नहीं होगी? इन केसेस में जब गुड्स यूनिक हैं, बाज़ फर्म्स के पास होमोजीनियस नहीं है। फिर इसके अलावा जी गवर्नमेंट की वॉच डॉग एजेंसी, एंटी ट्रस्ट कंपनीज के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बहुत ज़्यादा ख़तरा है, वो बड़ा इन्वेस्टिगेट वगैरह कर रही हैं, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस अनसर्टन है, तो इसमें हम ऑप्शन डी लेंगे। So well done, Inshal. Very well done. Let's move on to number 12. अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। Diagram represents different combinations of good X and Y. A consumer prefers पहली condition more units of both goods to fewer units, but prefers as far as possible not to give up any of good Y to obtain more of good X. Which combination in the diagram could represent consumers' order of preference in descending order, highest to lowest? थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। कंज्यूमर प्रेफर्स मोर यूनिट्स ऑफ बोथ गुड्स टू हाँ। फ्यूअर यूनिट्स। वो चाहते हैं दोनों गुड्स के मुझे ज्यादा यूनिट्स मिलें, कम ना मिलें, लेकिन साथ में उसकी प्रेफरेंस क्या है? एज फार एज पॉसिबल वाई में बिल्कुल ना छोड़ूं फॉर एनी एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ एक्स, तो वाई को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, तो आपने इस हिसाब से प्रेफरेंस पिक करनी है। इसका हाल होता है इंशाल जिस गुड को वो मोर प्रेफर कर रहे हैं ना, उससे स्टार्ट करो, हाईएस्ट वो कहाँ मिल रही है आपको, फिर उसके बाद वर्क थ्रू इट। श्योर बेटे, सबसे पहले वो प्रेफर करेगा यू पे, उसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वाई वहां मिल रही है। उसके बाद वो प्रेफर करेगा वी पे, क्योंकि उसमें दोनों ज़्यादा मिल रही हैं और वाई भी अच्छी खासी मिल रही है। फिर आएगा टी पे, सबसे एंड डब्ल्यू पे, जहाँ पे उसको एक्स बहुत मिल रही है और वाई कम मिल रही है। सो ऑप्शन
बी UVT द W। कर्व्स ड्रॉ करके दिखा सकते बिल्कुल हैं। बनाएं, जैसे पीपीसी आप बनाते हैं ना, आप बनाएं यू से गुड वाई कितनी हो रही है, गुड एक्स कितनी हो रही है, फिर वी पे कितनी हो रही है। नहीं सर, आप दिखा सकते हैं पूरा ताकि और क्लियर हो जाए। श्योर श्योर श्योर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उधर जाके इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका है ग्राफ। तो इसको हम, उसकी प्रेफरेंसेस दो हैं, दोनों गुड ज्यादा चाहता है, लेकिन y किसी हालत में नहीं छोड़ना चाह रहा फॉर मोर ऑफ x। तो सबसे ज्यादा y उसको किधर मिल रही है, u पे। ठीक है, लेट्स से 10 और x लेट्स से 10। अब t और v दोनों सेम अमाउंट ऑफ y है, तो वो v को प्रेफर करेगा। लेट्स से 8y एंड 15x। फिर जी t को प्रेफर करेगा क्योंकि उसको 8y मिल रही हैं। हाँ, x कम हो रहा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इस पे आ जाएगा। सबसे आखिर में W पे आएगा क्योंकि Y उसको बहुत कम मिल रही हैं और X ज़्यादा मिल रही है, जबकि उसकी प्रेफरेंस Y है। अब समझ आ गया? तो बेसिकली ही विल, मेरा बेटा, ट्रैवल ऑन दिस सीक्वेंस UVTW। इंशाल्लाह स्टिल नॉट क्लियर? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं वो पीपीसी और इंडिफरेंस कर्व्स की पे चला गया था, तो बात वही है, बात वही है। सर वो इससे ज्यादा क्लियर समझाए थे क्योंकि मैं ड्रॉ नहीं कर रहा था, बस हाँ नहीं, सिर्फ इमेजिन आप कर। देखो कितना Y ले रहे हो और कितना X ले रहे हो, उसकी कंडीशंस पे जज करते जाओ। ठीक है, यस। आई होप और क्वेश्चंस आएंगे इस ईयर में तो और कर लेंगे इसके ऊपर। राइट जी। अब आप अपने फ्रेंड्स को भी इनकरेज करो, बाकी ग्रुप्स में मैसेज करता हूँ कि अपने अपने प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भेजना शुरू कर दो। कल लास्ट नाइट इतनी यूजफुल थी एएस के लिए, मैंने को 100-150 क्वेश्चन 1.5 घंटे क्लास ली थी और सारे उनके कॉमन प्रॉब्लम्स करवाए थे। आज वो बड़े खुश आए, पेपर बड़ा उनको आसान लगा है बिकॉज वो कॉमन प्रॉब्लम्स दूर हो गई थी सबकी। सर मुझे सर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस जो है ना उसमें आप सबसे भेजो, ज्यादा प्रॉब्लम भेजो ना, भेजो, ठीक है। यस, और मैं लास्ट क्लास में आपको आंसर कर दूंगा सारे। कंज्यूमर, अच्छा, विद करेक्ट ऑप्शन इंशाल्लाह, बिकॉज उस वक्त वर्क करने में बहुत टाइम लग रहा था, कुछ बच्चों ने ऑप्शन नहीं भेजी हुई थी और वो टाइम लेट हो रहा था। The consumer demands two goods, X and Y. Indifference diagram shows the effect of change in price of one of these goods on the consumer equilibrium. What can be, which demand curve can be deduced from the diagram? तो सली से देखो दोनों इक्विलिब्रियम पे, क्वांटिटी पे देखो x की क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको आसानी से समझ आ जाएगा ये क्या बात कर रहा है। Sheena, I don't know. I don't know, but you made him quiet for a bit, right? इंशाल्लाह x की क्वांटिटी देखो, y की क्वांटिटी देखो। इनिशियल इक्विलिब्रियम I1 वाले पे है, सेकंड इक्विलिब्रियम I2 वाले पे है। बी बिल्कुल परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व होगा गुड एक्स का। y का होता तो अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है। समझ आ रही है? वो हमें उसने दिया ही नहीं हुआ। इंशाल्लाह क्लियर? यू वांट मी टू ड्रॉ इट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 14। व्हाट कुड प्रिवेंट अ मार्केट फेलियर? आसान क्वेश्चन। बिल्डिंग रेगुलेशंस। बैरियर्स टू एंट्री से मोनोपोली डेवलप होती हैं। सी, ग्रोथ ऑफ फर्म से मोनोपोली डेवलप होती हैं। परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट से भी ब्रांड इमेज और मोनोपोली, उस सब से मार्केट फेलियर होने का खतरा है। बिल्डिंग रेगुलेशन यानी आप सोसाइटी के पास नहीं फैक्ट्री लगा सकते, आप जो है इतने फुट तक चिमनी हाइट रखोगे, सब कुछ आपको एक्सटर्नल कॉस्ट वगैरह के मार्केट फेलियर से बचाएगा। अब आ गया जी आगे, diagram shows Gini coefficient for 4 countries between 97
1975 and 2010, which country made the greatest move towards a more equal distribution of income? आपको पता ही है, जीनी कोएफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज्यादा हो जाती है उतनी अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जितनी कम होती है उतनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो किस कंट्री ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को ज्यादा फेयर करने में कामयाबी हासिल की है। रेडी। मेक्सिको का कौन सा है जी डॉटेड वाला? हाँ, तकरीबन ये 59 से वो आया है 52 पे, 7 पॉइंट्स कम किए, जबकि ब्राज़ील जो है वो 60, बल्कि 59 से तकरीबन 60 से कर लो 55, वो 5 पॉइंट्स कम किए उसने। तो बाकी जो है चाइना एंड इंडिया, उनका तो इनकम गैप्स बढ़ रहे हैं। सो बेसिकली यू आर राइट, ऑप्शन डी। बच्चों जो नहीं है वो क्लास में याद रखना, जीनी कोएफिशिएंट is the numerical measure of income inequalities and it's calculated on the graph, वो जो हम line of perfect equality और फिर लॉरेंस कर्व लगा के उसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो उतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है। उसका फॉर्मूला है वो जो एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी डिवाइड बाय टोटल एरिया अंडर लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, वो जीनी कोएफिशिएंट होता है। जितना वो 1 के पास हो उतनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना 0 के पास उतनी फेयर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। So let's go to number 16. Extra fishing boats start to operate from a local harbor which depends on fishing from its for its main income. Which action by the local authority is an example of nudge theory? कोई अच्छा persuasive positive reinforcement कोई कर रहे हैं? बहुत आसान है। ए, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, लीफलेट्स देना, रीइंफोर्स करना एक पॉजिटिव बिहेवियर। सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा होता है इट्स हार्मफुल फॉर योर, इंजूरियस टू योर हेल्थ। इसी तरह जैसे हम टीचर्स आपको बार बार कहते हैं बेटे आखिरी चंद दिन है, मेहनत कर लो, फिर छुट्टियां, ये सब नजेस हैं। बाकी इंक्रीजिंग द लाइसेंस फी रेगुलेशन है, कानून है गवर्नमेंट का। इंसिस्टिंग दैट ऑल फिश कॉट आर सोल्ड टू लोकल पीपल, ये भी एक रेगुलेशन है। रिस्ट्रिक्टिंग द एरियाज इन विच बोट्स कैन फिश, ये भी कानून है। मोहब्बत से प्यार से उनको नज नहीं दे रहे। वेरी गुड, so far all correct inshallah mashallah. What is the main advantage of government regulation aimed at restricting the profits earned in a monopolistic industry? इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है? मोनोपोली क्या ऐसा कर रही होती है जो बड़ा अच्छा होता है? डायनामिक एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, डिसइंसेंटिव टू इनोवेशन। बाकी को रिजेक्ट करते हैं। बी, इट कैन नॉट बी टेक अकाउंट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट फुली तरह नहीं कर पाती लेकिन कर लेती है। प्लस मोनोपलीज में एक्सटर्नैलिटीज से ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव इनएफिशिएंसी एंड डेड वेट लॉस है, ये भी है लेकिन ज़्यादा वो है। इट लीड्स टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, नहीं, गवर्नमेंट रेगुलेशन आई है तो कम प्रोड्यूस करेंगे, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आएंगी। और इट लीड्स टू एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट बाय फर्म्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन का एडवर्टाइजमेंट से कोई खास ताल्लुक नजर नहीं आ रहा मुझे। नंबर 18 बेटे, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ अ क्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, proprietary या property rights, solutions to externalities resulting from river pollution? Again G, what is an advantage of a creation of property rights, solution to the externalities resulting from river pollution? सर ए। प्रॉपर्टी राइट्स क्या है जी? मेरे घर पे आके कोई डैमेज करता है या गलत टाइम पे घर पे एंटर होता है बगैर मेरी परमिशन के, आई कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। सो इट अलाउज पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन टू दोज हार्म्ड। बाकी जो है इट ऑलवेज मेक्स द पोल्यूटर पे फॉर मोर कॉस्ट, नहीं, अपने घर की अपनी प्रॉपर्टी की आप प्रोटेक्शन ले सकते हो थ्रू कोर्ट। तो उस केस में एक्सटर्नैलिटीज क्यों कम होंगी? क्योंकि जो कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स वगैरह एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट कर रहे हैं, पोल्यूशन कंजेशन वगैरह, अब उनको प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर चार्ज किया जा सकता है। वेल डन जी। नंबर 19, in the UK in 2015 the average wage was 26,500 a year.
At that same time, certain footballers were earning around 1,50,000 a week. ये labor market का question. Which aspect of the theory of wage determination is most likely to explain this differential? क्यों कुछ फुटबॉलर ज्यादा कमा जाते हैं एवरेज वेज से? जी बेटे, तो ये एक्सप्लेन करते थोड़ा, मुझे वो इकोनॉमिक रेंट वाला नहीं समझ रहा। ओके, श्योर, लेट्स गो इट अगेन. देखो, एवरेज अर्निंग है 26,500. फुटबॉलर्स अर्न कर रहे हैं 1.5 लाख. तो देखो, which aspect of theory of wage determination is most likely to explain the wage differential? Aggressive wage bargaining by professional footballers, trade union can be, लेकिन ऐसा होता नहीं है. An inclusion in wage of an element of economic rent. This is correct. बाद में देखते हैं. The monopoly structure of the market for professional footballers. उसमें बहुत सारे क्लब्स होते हैं, monopolies नहीं होती. Theory of net advantages. इसमें वो net advantages means monetary and non-monetary advantages. इस केस में वो चक्कर नहीं है. तो let's now look at why option B is correct. ट्रांसफर अर्निंग्स क्या हैं जी? मिनिमम वेज जिस पे आप काम करने को तैयार हैं वो है एवरेज वेज ऑफ यूके 26,500. Whatever you get over and above that is your economic rent. प्रोफेशनल फुटबॉलर 1,50,000 कमा रहा है, वो जो उसको तकरीबन 1 लाख, सॉरी, हाँ, 1,24,000 के करीब, 23,000 के करीब जो एक्स्ट्रा मिल रहा है कंपेयर टू अदर पीपल. इसकी सेकंड बेस्ट जॉब वुड हैव बीन दैट 26,500 अर्न करता. उसके ऊपर जो अर्न कर रहा है वो इकोनॉमिक रेंट है, एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड अंडर द वेज रेट. आप समझ आई मेरी बात बेटे? तो यानी ये दूसरे प्रोफेशन पे भी अप्लाई कर सकता है, यानी ये नहीं है कि अगर यानी दूसरे प्रोफेशन पे ही अप्लाई करता है मेरा बेटा, याद रखना. अगर फुटबॉलर नहीं था तो कोई अनस्किल्ड जॉब करता, एवरेज वेज अर्न कर रहा होता. समझ रहे हैं ना? ये जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो डॉक्टर है वो अभी 1 लाख अर्न कर रहे हैं, ठीक है, 20,000 होगा, लेकिन अगर ड्रॉप हो गए वजह से 80,000 तक, तो उसकी ट्रांसफर अर्निंग्स जो है वो 80,000 होंगी और जो इकोनॉमिक रेंट है 40,000. हाँ, मतलब उसकी नेक्स्ट बेस्ट जॉब क्या थी? सेकंड बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल 80,000. तो लाख में से 80 निकालो, 20,000 इकोनॉमिक रेंट, 80,000 ट्रांसफर अर्निंग और करंट अर्निंग 1 लाख. ठीक हो गया? और सर अगर उसे इसमें भी दूसरा प्रोफेशन मेंशन किया होता तो फिर वो तब भी आंसर सेम ही होता. तो होता ही दूसरा प्रोफेशन है, याद रखना, होता ही दूसरा प्रोफेशन है. बिकॉज लाइक आई एम अ टीचर. डॉक्टर की बात करने के उसका वेज गिरेगा लेकिन वो जॉब अपनी डॉक्टर वाली मेंटेन रखेगा, तो इसमें फिर उसमें भी आ गया, ठीक है, उसमें भी आ जाएगा. ठीक है. ठीक है, दूसरा प्रोफेशन अमूमन होता है, जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ ना क्रिकेटर की, और फिर कहता हूँ वो लॉयर था, ठीक है ना, तो वो सेकंड बेस्ट उसकी लॉयर होती है. वो ट्रांसफर अर्निंग, उसके ऊपर जो कमा रहा है वो उसकी इकोनॉमिक रेंट. So what is the most effective policy of a government could introduce to reduce frictional unemployment? बहुत आसान है information फैलाना. That's the best way of doing it. So B, क्योंकि फ्रिक्शनल में लोग एक जॉब छोड़ के दूसरी की तलाश में दे आर वेटिंग फॉर अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी. तो बेसिकली अगर उनको जॉब वैकेंसी के बारे में HRDC सेंटर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, इंफॉर्मेशन दे तो दे विल बी एबल टू फाइंड क्विकर that job. Which combination is usually found in the least developed countries? हाँ, बहुत easy है. sir High birth rate, dominant primary sector. I think सबको पता है, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं जी. 22. I hate these kind of questions. The diagram shows selected US labor statistics from 2001 to 14. नेट न्यू जॉब्स जो हैं वो ये बार्स हैं. एम्प्लॉयड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज 16 एंड ओवर, वो जो एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है डार्क सी, वो है. व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम अबाउट 2001 एंड 14? तसल्ली से देखो, टेक योर टाइम एंड प्रोसेस इट.
सर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो तब होता है जब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ना होती हो, है। नहीं, जब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, बाकी सारी नेचुरल है ना, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, क्लासिकल, वो सारी एग्जिस्ट करें, बस यस एग्रीगेट डिमांड गिरने वाली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, रिसेशन वगैरह वाली ना हो। सर इसका बी होगा। एब्सोल्युटली। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी, बाकी कितनी थी, कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ। एम्प्लॉयड इज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज 60 एंड अबव दिया हुआ है, नेट न्यू जॉब्स दी हुई हैं, तो ट्रेंड वाइज बी इज करेक्ट। उन पीरियड्स में जब नेट न्यू जॉब्स के बार ऊपर जा रहा है, ज्यादा क्रिएट हो रही है, ये ऊपर जा रहा है, और जिन पीरियड्स में एक नीचे हो रहा है, ये नीचे हो रहा है, तो सिंपल एज दैट। लेट्स गो ऑन टू नंबर 23। अब मैक्रो ज्यादा चलेगी आपकी, ऑलरेडी स्टार्ट होगी ये, खैर। अंडर कंडीशंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सजेस्ट that other things being equal the effect of increase in velocity of circulation will be to increase, हमेशा इसका व्यू यही है कि महंगाई क्यों आती है। अभी तक रिवाइज नहीं की, मुझे लगता है आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। नहीं सर देख रहा हूँ। आज शाम को मुझे याद दिलाना, ये मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और एक और कोई चीज थी जो हमने दोबारा करनी थी, याद है ना? यस सर। या आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है, एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम स्टैंड फॉर मनी सप्लाई, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ इनकम सर्कुलेशन, इक्वल टू प्राइस लेवल पी, टी मींस ट्रांजैक्शन यानी आउटपुट या जीडीपी। तो वो कहते हैं वी एंड टी कांस्टेंट होते हैं, तो जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी प्राइस लेवल प्राइस बढ़ेगा, ठीक, प्राइसेस। या तो इस केस में वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली आउटपुट भी बढ़ेगी, ठीक है, तो महंगाई आएगी, प्राइसेस आर लाइकली टू इंक्रीज। ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही है ना, हर चीज उसके साथ प्रोपोर्शनल उसने बनाई हुई है। गॉट इट इंशाल? फिर वी और वाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वी एंड टी, वाई भी बाजू में लिखा जाता है, वी एंड टी कांस्टेंट रहेगा, एम एंड पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। सर इसका यही फॉर्मूला था ना, एम v इज वी इक्वल्स टू इज इक्वल टू pt ओवर पी। n। हाँ, इसमें आप जब निकालेंगे अपना, अगर प्राइस निकालनी है तो एम वी ओवर टी हो जाएगा। सर pt नॉमिनल जीडीपी था और m क्या था, मनी सप्लाई था मनी ना। सप्लाई, ठीक है सर। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इंशाल एम वी क्या है, इनकम जीडीपी, ठीक है, और पीटी क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी यानी कि आउटपुट जीडीपी, तो दोनों हमेशा बराबर ही होते हैं ना, तो ये वो बात कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। राइट, नाउ इसको कैलकुलेट करो। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नाइदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नॉर टैक्सेशन, द इनिशियल इनकम वाज 2000 million. All savings are carried out by consumers who save 25% of any income received above 2000 million. Business plan to invest 2000 million. What is the value of the multiplier? Closed economy है, ठीक है, ना गवर्नमेंट है, ना टैक्सेशन है, ना इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कोर्स, इनिशियल इनकम 2000 मिलियन है, कंज्यूमर कितने सेव करते हैं एडिशनल इनकम का, एमपीसी कितना, एमपीएस कितना है उनका, 25, ये विड्रॉल हो गया आपका, ठीक है। 2000 मिलियन बिजनेसेस ने इन्वेस्टमेंट, जो वाहिद इंजेक्शन होता है इस इकोनॉमी में, वो प्लान किया हुआ है। 2000 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूला यूज करें, 1 ओवर एमपीडब्ल्यू, $1 divided by marginal propensity to withdraw. सर बी। शाबाश। 1 ओवर 25% सेव हो रहा था ना, उसको 0.25 करेंगे, 1 ओवर 0.25 विल बी 4 टाइम्स मल्टीप्लायर। 2000 का इन्वेस्टमेंट 8000 नेशनल इनकम में इजाफा करेगा, गुड वर्क, क्योंकि वो रीस्पेंड होगी इनकम्स, राइट जी। उसके बाद मेरा बेटा, विच स्टेट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनसे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी?
सर जो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन था वो आप एक बार करके दिखा सकते हैं। सॉल्व कर दूं? सर क्लियरेंस चाहिए। Absolutely. मैं आपके ये कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया जी आपका डाटा। आगे चलते हैं, बाकी का कॉपी करते हैं ताकि हम इसको यूज कर सकें। जी अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, और 4 ऑप्शंस हमें दे रहा है। सॉरी, जी ए बी सी। सर क्योंकि मुझे 0.4 मिल रहा था इसलिए मैं। जी क्या कह रहे हैं? जो 0.4 मिल रहा था तो इसलिए मैं। अच्छी बात है, देख लेते हैं। ये उसने 4 ऑप्शंस आपको दी हुई हैं। अब मेरा बेटा देखो, सिंपली आपका इंजेक्शन कितना है? 2000। लेकिन हमारे पास जो MPS है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, हर एडिशनल डॉलर अबव 2000 पे वो 25% सेव कर देंगे। तो फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर के इज 1/MPW या 1/1 - MPC। इसने उन्हें स्ट्रेट विड्रॉल्स बता दिए, एक ही सेविंग की 25% विड्रॉल है, तो 1/0.25 इज इक्वल टू 4 टाइम्स मल्टीप्लायर, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया इंशाल्लाह? तो यानी जो भी वो वैल्यू देता है उससे बस, यानी अगर वो 40 देता तो 0.40 कर देते। 0.4 कर देते हैं, या बिल्कुल ठीक, सिंपल। ठीक है। इट्स इजियर देन यू थिंक, इट्स वेरी इजी। उसके बाद मेरा बेटा कभी कभी वो इक्वेशन देता है, वो आगे क्वेश्चन आया तो मैं आपको करा दूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं उसमें भी। Which combination of factors is most likely to result in economic growth? सर ये एक्चुअल की बात ही करें ना, यानी पोटेंशियल वगैरह जो मर्जी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्चुअल पोटेंशियल, दोनों जो मर्जी वो कहे, दोनों पॉलिसीज इकोनॉमिक ग्रोथ ला रही हो, दोनों फैक्टर्स। इसका डी होगा। डी होगा, इन्वेंशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी टुगेदर विद द इन्वेस्टमेंट टू यूज इट इन द इकोनॉमी। दोनों फैक्टर्स ग्रोथ ला रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजी पोटेंशियल ग्रोथ ला रही है, और फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, उसको यूज करना सिखा रहे हैं, उससे भी पोटेंशियल ग्रोथ ही आएगी, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है। A country's real national income per head increases. What could explain why this might be accompanied by a fall in households' standard of living? ए होगा इसका। बिल्कुल, डिक्रीज इन स्टेट वेलफेयर पेमेंट्स। बाकी क्यों रिजेक्ट होते हैं? डिक्रीज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन, ऑलरेडी इनकम पर हेड पे पॉपुलेशन पे डिवाइड हो चुका है, रिजेक्टेड। इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट एक्स माइनस एम, ऑलरेडी नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड का हिस्सा होता है। इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रियल नेशनल इनकम थी तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एडजस्ट कर दिया गया। गॉट इट? जल्दी से करते हैं, हमारे पास 6 मिनट हैं और 3 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। A director becomes redundant as a result of a company merger.
His salary was 80,000. He is entitled to annual private pension of 30,000. In his first year after redundancy, he earns 40,000 in consultancy fee and saves 8,000 by dismissing his gardener. खुद कर रहा है वो. What is the resulting change in measured national income? खुद सोचो, national income में ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं करते हम, अर्नड इनकम सिर्फ करते हैं. तो कितना नेशनल इनकम गिर रही है? हाँ, इसमें थोड़ा सा ग्लिच है, तसल्ली से देखना. अच्छा क्वेश्चन है. फिर वो पहले अगर वो 40 और 30,000 को प्लस करें तो वो 70,000 बन जाएगा. वो ट्रांसफर अर्निंग्स से माइनस किया अगर उसकी नहीं नहीं सैलरी नहीं नहीं, तो कैसे 10,000 कैसे कैसे कैसे? फिर उसके बाद 8,000 उसमें प्लस किया हमने जब उसने अपने गार्डनर को डिसमिस कर दिया. नो, वो हो गया 18,000. तो उससे ही गिरेगा. ए ऑप्शन ले रहे हो? यस सर. ए ऑप्शन ले रहे हो? डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. लेकिन आप एक्सप्लेन जरा अजीब तरीके से करें, दोबारा एक्सप्लेन करें. सो मैं उसकी सैलरी जो थी 80,000 थी वो निकल गई. और उसके बाद जो यस यस, डोंट वरी, कीप ऑन गोइंग. एनुअल पेंशन जो उसकी 30,000 थी अब ट्रांसफर अर्निंग्स हम ऐड नहीं करते उसमें. लेकिन ये यहाँ पे ऐड होंगी बिकॉज प्राइवेट पेंशन लिखा हुआ है. प्राइवेट पेंशंस आर एडेड टू नेशनल इनकम. ये गवर्नमेंट वाली नहीं है. समझ आ गई बात? यस सर. कंसल्टेंसी फीस जो है वो तो अर्न कर रहा है ना, वो ऐड होगी. 40,000 ऐड होगा नेशनल इनकम में, 30,000 प्राइवेट पेंशन का ऐड होगा, 10,000 कम हो गई. लेकिन गार्डनर को जो उसने डिसमिस किया है, 8,000 की इनकम एक बंदे की कम हुई है, तो 18,000 नेशनल इनकम कम हो रही है. समझ आई? यस 80,000 टोटल कम हुई थी. 30 उसने प्राइवेट पेंशन ले ली, वो माइनस किया, 50,000 कम. 40 उसने अर्न कर लिया, खुद कमाया है, तो नेशनल इनकम 50 से अब सिर्फ 10,000 कम है. लेकिन गार्डनर को फायर करने से 8,000 का नेशनल इनकम में मजीद विड्रॉल हुआ, तो माइनस 18,000. क्लियर? यस. अगर ये प्राइवेट पेंशन ना लिखा होता तो हम उसको भी ना ऐड करते. Which cause of economic growth would involve the least cost for present and future generations of a country's population? हाँ, बहुत आसान है. फ्यूचर जनरेशन को भी मसला ना हो और प्रेजेंट जनरेशन को भी कॉस्ट कम हो. सर डी. डी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, पोटेंशियल ग्रोथ आएगी और अभी भी इकोनॉमी में तरक्की आएगी. नंबर 29, व्हाट वुड encourage industrial expansion in a region of high unemployment? सर इसका बता दें, टाइम कम है. श्योर. वो कह रहा है जी, व्हाट वुड एनकरेज इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इन अ रीजन ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट. हाई अनएम्प्लॉयमेंट इलाके में वो क्यों जाएगा? राशनिंग सिस्टम फॉर बिल्डिंग डेवलपमेंट इन दैट रीजन. आप राशन कर दिया, इतना इतना आप करते हो, तो उससे तो डिस्करेज होंगे फर्म्स जाने को.
रिडक्शन इन टैक्स अलाउंस ऑन इन्वेस्टमेंट, टैक्स अब कम छोड़ रहे हैं, उससे भी बिजनेस डिस्करेज होंगे, दोनों रिजेक्टेड। रिक्वायरमेंट दैट ओनली लोकल लेबर में बी एम्प्लॉयड, हाई अनएम्प्लॉयमेंट वाली लोकल लेबर है उसकी स्किल्स ही नहीं होंगी तो उससे डिस्करेज होगी, एलिमिनेशन होगी सबकी। एंड एंड टू नेशनली नेगोशिएटेड वेज रेट्स, मिनिमम वेज जो है वो रिमूव हो गया है। अब फर्म विल बी एबल टू गो हैप्पीली टू अनएम्प्लॉयड एरिया, क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर को अब उन्हें कोई मिनिमम वेज नहीं देनी पड़ रही, उनकी कॉस्ट कम हो रही है। गॉट इट? Yes, sir. Yeah. Number 30, a government currently has a balanced budget. Balanced budget means revenue and expenditure तकरीबन बराबर है. It is considering the possible variations in tax revenue and government expenditure shown. Which three options are likely to have the potential to move the budget into surplus? पहले वाला डब्ल्यू भी हो सकता है, टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज है, हमें अमाउंट्स नहीं पता तो पॉसिबिलिटी तो है ना। एक्स, इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस, इससे तो डेफिनेटली बजट सरप्लस में जाएगा। वाई देखते हैं, रिड्यूस, इंक्रीज, टैक्स रेवेन्यू कम कर रहे हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं, ये रिजेक्ट हो गया। जी, रिड्यूस, रिड्यूस, इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि सरप्लस में चला जाए। हो सकता है टैक्स रेवेन्यू कम रिड्यूस किया और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा रिड्यूस किया और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम रिड्यूस किया हो, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी बन गई। गॉट इट मेरा बेटा? Yes, sir. That's it, G. Well on time, we finished. I'll post the recording just in a while.